तो क्या इस मूवी के थ्रू अक्षय कुमार का वैसा वाला कमबैक हो पाया आफ्टर ऑल दिस फ्लॉप्स फॉर दिस मेनी ईयर्स? जिस टाइप के कमबैक को वो चाहते थे, जिस टाइप के कमबैक की उनके फैंस को जरूरत थी, चलिए उस बारे में बात करते हैं। केसरी 2 डायरेक्टेड बाय करण त्यागी, प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा, करण जौहर। तो इस मूवी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी, चलिए उस बारे में पहले बात करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द परफॉर्मेंसेस ऑफ द एक्टर्स। बात करते हैं सबसे पहले उस एक्टर की जिसने निभाया है द रोल ऑफ जनरल रेजिनाल्ड डायर। इस एक्टर का नाम है साइमन पेजली डे। जस्ट मैंने सर्च करके देखा। अब इस एक्टर ने इतना अच्छा अपने रोल को निभाया है कि तारीफ करना बिल्कुल बनता है। आप सोच के देखो, जालियांवाला बाग मैसेकर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर यह मूवी है। अगर जो एक्टर है जो जनरल डायर का रोल निभा रहा है, अगर उसकी परफॉर्मेंस मीडियोकर होती तो मूवी भी मीडियोकर ही फील होती। अगर उसका परफॉर्मेंस बुरा होता, मूवी भी बेकार फील होता। अब चूंकि उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है तो मूवी भी उसके चलते एलिवेटेड ही रहती है। इस एक्टर ने इस घिनौने कैरेक्टर के रोल को इतना अच्छा निभाया है। हिस्ट्री में जैसे बताया गया है कि क्या हुआ उस दिन, कैसे इस कैरेक्टर ने गोलियां चलाने की ऑर्डर दी और कैसे इस बात पे वो प्राइड लेता रहा कि उसने गोलियां चलाने की ऑर्डर दी, कि इसने मैसेकर को कैरी आउट किया। उन सारे एस्पेक्ट्स को ये एक्टर जो है साइमन बहुत अच्छे से निभाते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा जस्टिस दिया है अपने कैरेक्टर को और इस मूवी के डिमांड को भी। उसके बाद अनन्या पांडे, टू माई सरप्राइज, टू मोस्ट ऑफ द पीपल्स सरप्राइज, शी नेल्ड हर रोल इन दिस मूवी। उन्होंने निभाया है द कैरेक्टर ऑफ द रोल ऑफ द कैरेक्टर दिलरित गिल। शायद एक रियल लाइफ कैरेक्टर ही रही होंगी। अब रियल लाइफ में एग्जैक्टली कौन कौन से कैरेक्टर्स थे मुझे नहीं पता, क्योंकि हिस्ट्री बुक के इन चैप्टर्स को मैंने नहीं पढ़ा ऑनेस्टली। तो दिलरित गिल का कैरेक्टर जो अक्षय कुमार के कैरेक्टर का असिस्टेंट होता है, उस कैरेक्टर को अनन्या ने बहुत अच्छा निभाया है। जैसे अक्षय कुमार के कैरेक्टर को अच्छे से सपोर्ट करना हो, इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट करने हो, इंटरोगेशंस करने हो, पूछताछ करने हो, इमोशंस दिखाने हो, बहुत अच्छा किया है अनन्या ने। Why are you surprised? Doesn't your England have queens? इसी बात की अफसोस थी कि अनन्या टाइप के एक्टर्स हमेशा से बिगिनिंग से ही ऐसे कैरेक्टर्स मोस्टली निभाते आ रहे हैं जो कैरेक्टर्स उनके रियल लाइफ के ही एक्सटेंशंस हैं। तो इस मूवी में वो केस नहीं है, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा। अभी आर माधवन, लग ऐसा रहा है कि शायद उनका जो परफॉर्मेंस है शैतान मूवी में लास्ट ईयर, उसको देखकर ये वाला डिसीजन लिया गया कि इस मूवी में नेगेटिव शेड में उन्हें कास्ट किया जाए। अगर ये डिसीजन लिया गया है उनके परफॉर्मेंस को देखकर शैतान मूवी में, तो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जो कि इनसे एक्सपेक्टेड है ही। आप तो ये बाय डिफॉल्ट मान के चल सकते हो कि मूवी में आर माधवन है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया ही होगा, मूवी कैसी भी हो। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने प्ले किया है द रोल ऑफ नेविल मैकिनली। ये लॉयर है जो डिफेंड कर रहा है ब्रिटिश क्राउन को। ये जस्टिफाई कर रहा है कि जो मैसेकर हुआ वो जस्टिफाइड है, वो किसी बुरे रीजन की वजह से नहीं हुआ, कोई बुरा काम नहीं किया गया इस मैसेकर को कैरी आउट करके। ब्रिटिश क्राउन ने इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, इस चीज को डिफेंड करने के लिए नेविल मैकिनली जो है माधवन का कैरेक्टर, ही गोज आउट ऑफ हिज वे, ही कीप्स गोइंग आउट ऑफ हिज वे
टू डिफेंड द ब्रिटिश क्राउन। अब ये कैरेक्टर जो है ये कोई कसर नहीं छोड़ता अक्षय कुमार के कैरेक्टर को नीचा दिखाने में, अक्षय कुमार के कैरेक्टर को एक क्रिमिनल दिखाने में भी। उसके लिए जो इवलनेस की जरूरत है, उसके लिए जो क्वर्क्स की जरूरत है, उन सारी चीजों को माधवन ने पर्दे पे बहुत अच्छा दिखाया है। गुड लक सर शंकर नायर। जैसा मैंने बोला, ये बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माधवन से हमेशा, और वो बिल्कुल खरे उतरते भी हैं। एज फार एज परफॉर्मेंसेस गो, अक्षय कुमार हैज नेल्ड हिज रोल टू। आपको ये देख के बिल्कुल लगता है कि जो असाइनमेंट उन्हें मिला है लॉयर शंकर नायर के कैरेक्टर को निभाने के लिए, वो बहुत अच्छा निभाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा अपने असाइनमेंट को समझा है। जिस एनर्जी की जरूरत है इस कैरेक्टर को निभाने के लिए, बिल्कुल वो एनर्जी वो कैरी करते हैं एक अल्फा लॉयर के हिसाब से। एक कैरेक्टर आर्क जो है बिल्कुल इस कैरेक्टर का फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, जैसे ये ब्रिटिश एम्पायर को सर्व करता है, जैसे ये अपनी जिंदगी को बहाल करता है ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, फिर अपनी गलतियों को समझता है, फिर ब्रिटिश क्राउन या एम्पायर से लड़ता है, अपनी गलतियों को रियलाइज करके अच्छे से जो कैरेक्टर आर्क है अक्षय कुमार ने उसे दिखाया है। इस कैरेक्टर में जो जो चेंजेस आते हैं थ्रू आउट द मूवी, वो आप भली भांति देख पाते हो थ्रू अक्षय कुमार हिमसेल्फ। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? कभी कभार मूवी में लगता ही नहीं किन्हीं किन्हीं सीन्स में कि ये इंसान जो है ये अक्षय कुमार है, ये आपको लगता है कि नहीं ये लॉयर शंकर नायर ही है। ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, शंकर नायर जो रियल लाइफ कैरेक्टर है उनके बारे में मुझे पता नहीं थी, अभी भी मुझे नहीं पता है फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स, पर मूवी देख के ये पता चलता है कि इस कैरेक्टर को कितने अच्छे तरीके से निभाया है अक्षय कुमार ने। नाउ as far as performances go, again जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, छोटे छोटे रोल्स भी जिन जिन के हैं, अक्षय कुमार की वाइफ का किरदार जिन्होंने निभाया है, मैसेकर में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाला एक टीनेज बच्चा है उसका जो कैरेक्टर है, जो कोई करप्ट ऑफिसर्स हैं, इंडियन ऑफिसर्स इन ब्रिटिश एम्पायर, वो वाले जो एक्टर्स हैं, सब ने बहुत अच्छा निभाया है अपने किरदारों को। परफॉर्मेंसेस में आप एक भी नुक्स नहीं निकाल सकते, इजीली तो नहीं। उसके बाद बैकग्राउंड स्कोर। इन टाइप के मूवीज में, जो पैट्रियोटिक मूवीज होती हैं, बैकग्राउंड स्कोर का अच्छा होना कितना जरूरी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस मूवी में बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, जो कि मूवी को एलिवेटेड करके रखता है। ये मूवी के इंपैक्ट को डिप होने बिल्कुल नहीं देता। नाउ स्क्रीन प्ले में ये एक कितनी बड़ी बात है, छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात भी है, कि आलतू फालतू का कोई गाना नहीं है जो स्क्रीन प्ले को स्टॉप कर दे, जो मूवी के नैरेशन को, जो स्टोरी के नैरेशन को ही स्टॉप कर दे। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना वो। इस मूवी में वो केस नहीं है। आलतू फालतू के कोई गाने नहीं हैं, जो गाने हैं एक दो वो मूवी को एलिवेटेड करके रखते हैं, वो मूवी के इंपैक्ट को, पावर को बनाए रखते हैं, और आपको वो पैट्रियोटिज्म फील होता है। आपको इस मूवी के, इस स्टोरी नरेशन के पावर को भी रियलाइज करने में मदद होती है इन गानों के थ्रू। और अभी स्टोरी एंड डायरेक्शन। ये एक चीज आप सोचो कि जालियांवाला बाग मैसेकर जो है वो हम सब जानते हैं कि मैसेकर कब हुआ, कैसे हुआ। अभी जो बिहाइंड द सीन्स वाली चीजें हैं
वो हमें टू अ ग्रेट डिग्री सरदार उधम मूवी में देखने को तो मिली, बिल्कुल मिली, लेकिन उसके बाद उस मैसेकर के कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे फेस किया इंडिया ने, कैसे फेस किया ब्रिटिश क्राउन ने, कैसे इंडिया लीगली लड़ा, कैसे हमारा देश लीगली लड़ा ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट ऑन दिस मैसेकर, ऑन दिस इवेंट, आफ्टर दिस इवेंट। इस वाले एस्पेक्ट को जो चुना गया है इस मूवी में एज द स्टोरी, ये कमेंडेबल है। इस वाले एस्पेक्ट का पता होना फ्रॉम द हिस्ट्री बुक्स थ्रू अ मूवी और प्रोबेबली थ्रू अ शो बहुत जरूरी था। और एक बहुत अच्छी चीज है कि इस मूवी के थ्रू इस वाले एस्पेक्ट का पता चला हमें। और डायरेक्शन की तारीफ भी इसीलिए बनती है कि जो डायरेक्टर है इजीली क्रॉस कर सकता था वो लाइन, जिस लाइन को क्रॉस करने के बाद बड़ी जिंगोइस्टिक सी फीलिंग आती इस मूवी को देखने के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लाइन डायरेक्टर ने क्रॉस नहीं किया है। डायरेक्टर ने एक अच्छा बैलेंस रखा है अमॉन्ग एंटरटेनिंग द ऑडियंसेस एंड टेलिंग द फैक्ट एंड टेकिंग द नेसेसरी लीवेज टू इफ एट ऑल दे हैव बीन टेकन। तो बिल्कुल दाद देना बनता ही है स्टोरी एंड डायरेक्शन के ऊपर। और अभी मैं बात करना चाहूंगा उन चीजों के बारे में जो चीजें मुझे ईदर मीडियोकर लगी या फिर उतनी अच्छी नहीं लगी इस मूवी के बारे में। सरप्राइज सरप्राइज, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। जस्ट लाइक द डिप्लोमैट, ये भी ऐसी एक मूवी, 1-2 महीने के अंदर ऐसी 2 मूवीज ऐसे आ गई जो रियल लाइफ स्टोरीज को, अपने देश के स्टोरीज, अपने देश की ही स्टोरीज को अच्छे तरीके से बता पाई। ये मूवीज बिना जिंगोइस्टिक बने, बिना जिंगोइज्म हमारे अंदर क्रिएट किए। इस मूवी में खास करके केसरी 2 में, जैसा कि मैंने अभी तक बोला, परफॉर्मेंसेस, बैकग्राउंड स्कोर, डायरेक्शन, स्टोरी राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, गाने, कैमरा वर्क, प्रोडक्शन वर्क, सब अच्छा है। नुक्स निकाल पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल बिल्कुल मेरे लिए तो था ही। इतने अच्छे तरीके से, इतने टाइट तरीके से सारी चीजें क्राफ्टेड हुई हैं। और मूवी का लेंथ भी आप देख लो, 2 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट ही है मैक्सिमम। काफी आसानी से ये 2.5 घंटे की हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं, बनी नहीं 2.5 घंटे की। तो ये मूवी इतनी अच्छी है। जैसा कि मैंने बोला, जालियांवाला बाग के मैसेकर के ऊपर कैसे कोर्ट रूम ड्रामा जो हुआ है इन रियल लाइफ, उसको अच्छे तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से कैरी आउट किया गया है इस मूवी में। इस एस्पेक्ट को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं ये किसी जिंगोइस्टिक तरीके से या उस जिंगोइस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं बोल रहा, किसी प्रोपागेंडा को कैरी करके कि इस मूवी को इसी वजह से देखना चाहिए कि हमारे अंदर ये फीलिंग आए। नहीं, आप एक अच्छी मूवी देखने के लिए भी बिल्कुल जाके इस मूवी को देख सकते हो, क्योंकि एज अ स्टैंड अलोन मूवी इटसेल्फ, एज अ स्टैंड अलोन एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट इटसेल्फ, ये मूवी बहुत अच्छा काम करती है आपको एंटरटेन करने के लिए भी। ये बिल्कुल पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग जगाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, जिसके साथ हम रिलेट करते हैं। लेकिन ये मूवी एंटरटेनिंग है, आप बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन्ड होते हो। सो दैट वॉज माई रिव्यू ऑफ द मूवी केसरी चैप्टर 2। आप अगर ये मूवी अभी तक नहीं देखे हो, जो कि मैं होप कर रहा हूं कि आप देख ही चुके होंगे, क्योंकि ये रिव्यू बड़ी देर से आ रही है। अगर ऑलरेडी देख लिया है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी, कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी, कौन कौन सी चीजें उतनी अच्छी नहीं लगी। आपने अगर नहीं देखा है, हाईली रिकमेंडेड बाय मी, फ्रॉम मी, जाके आप देखो, वापस आके बताओ कि कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वाली रिव्यू अच्छी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करो। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो और ओवरऑल इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग।
Until next time, peace. Bye bye.